अध्याय 51 प्रतिद्वंद्वी का प्रस्ताव। मुंबई से लौटने के 5 दिन बाद आरव अपने कार्यालय में मासिक रिपोर्ट देख रहा था। तभी विजय ने दरवाजा खटखटाया। भैया, गोविंद प्रसाद जी आए हैं। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, वही अग्रवाल ट्रेडिंग वाले? जी। और वे अकेले आए हैं? आरव तुरंत उठ खड़ा हुआ। उन्हें अंदर भेजो। कुछ ही क्षण बाद गोविंद प्रसाद कमरे में दाखिल हुए। आज उनके चेहरे पर पहले जैसा अहंकार नहीं था, सिर्फ गंभीरता थी। आरव ने सम्मान से उन्हें बैठाया। चाय मंगवाए। दोनों कुछ क्षण बिना बोले बैठे रहे। आखिरकार गोविंद प्रसाद ने चुप्पी तोड़ी। आरव, आज मैं प्रतियोगी बनकर नहीं आया हूं, मैं व्यापारी बनकर आया हूं। आरव मुस्कुराया। व्यापार में यही सबसे अच्छी बात है। आज का प्रतिद्वंद्वी कल का साझेदार भी बन सकता है। गोविंद प्रसाद ने एक फाइल मेज पर रखी। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। हमारी कंपनी पर कर्ज बढ़ चुका है, लेकिन हमारे पास अभी भी अच्छे गोदाम हैं, अनुभवी कर्मचारी हैं और वर्षों का बाजार अनुभव। उन्होंने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं हम मिलकर काम करें। मोहन अपनी कुर्सी से लगभग उठ ही गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जो व्यक्ति वर्षों तक उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, आज वही साझेदारी का प्रस्ताव लेकर आया था। आरव ने फाइल खोली। उसमें प्रस्ताव लिखा था, अग्रवाल ट्रेडिंग के 3 गोदामों का संयुक्त संचालन, साझा खरीद व्यवस्था, लाभ का पूर्व निर्धारित बंटवारा। सब कुछ कागज पर आकर्षक लग रहा था, लेकिन आरव की नजर एक अलग बात पर गई। उसने धीरे से पूछा, सेठ जी, आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? गोविंद प्रसाद मुस्कुराए। तुम्हें कैसे पता कि मैं पूरी बात नहीं बता रहा? आरव ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जो व्यापारी सिर्फ ताकत बताता है, वह कुछ छिपा भी रहा होता है। कुछ क्षण बाद गोविंद प्रसाद ने सच स्वीकार कर लिया। बैंक ने हमें 6 महीने का समय दिया है। अगर कारोबार नहीं सुधरा तो कुछ संपत्तियां बेचनी पड़ेंगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मोहन ने धीरे से कहा, भैया, यही सही मौका है। सस्ते में सब खरीद लेते हैं। आरव ने उसकी ओर देखा, फिर बोला, नहीं, मुश्किल में फंसे आदमी से मजबूरी का फायदा उठाना। व्यापार हो सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। गोविंद प्रसाद ने पहली बार आरव की ओर गर्व से देखा। आरव ने फाइल बंद कर दी। मैं साझेदारी करूंगा। गोविंद प्रसाद के चेहरे पर उम्मीद लौट आए। लेकिन आरव ने आगे कहा, एक शर्त पर। कौन सी? आपकी कंपनी का नियंत्रण नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका वितरण अनुभव चाहिए। गोविंद प्रसाद हैरान रह गए। बस? आरव ने सिर हिलाया। और बदले में मैं आपकी नकदी की समस्या 6 महीने के लिए हल कर दूंगा, बिना आपकी कंपनी पर अधिकार लिए। कुछ देर तक कमरे में कोई नहीं बोला। फिर गोविंद प्रसाद धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आज मैंने समझा व्यापारी और उद्योगपति में क्या अंतर होता है। आरव ने भी हाथ मिला लिया। अगले कुछ सप्ताह में दोनों कंपनियों ने सीमित स्तर पर साथ काम शुरू किया। गोदामों का बेहतर उपयोग होने लगा। परिवहन लागत कम हुई। समय पर आपूर्ति बढ़ी। दोनों पक्षों को लाभ मिलने लगा। बाजार में लोग हैरान थे। जो कल तक प्रतिस्पर्धी थे, आज साथ काम कर रहे थे। उधर देवेंद्र राठी को यह समाचार मिला। उन्होंने मुस्कुराकर अपने सहायक से कहा, आरव ने वही किया जिसकी मुझे उम्मीद थी। सहायक ने पूछा, क्या? देवेंद्र बोले, उसने प्रतिद्वंद्वी को हराया नहीं, उसे अपनी ताकत बना लिया। रात को आरव अपनी डायरी में लिख रहा था, व्यापार का सबसे बड़ा लाभ सिर्फ पैसा नहीं होता, सबसे बड़ा लाभ विश्वास कमाना होता है। उसने डायरी बंद की, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही सप्ताह उसे एक ऐसा निमंत्रण मिलने वाला है जो पहली बार उसे भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों की मेज तक ले जाएगा। अध्याय 52 उद्योगपतियों की मेज। दिल्ली।
सितंबर 1991। भारत के प्रमुख उद्योगपतियों का वार्षिक सम्मेलन। देशभर से चुनिंदा व्यापारी, उद्योगपति, बैंकर और नीति विशेषज्ञ वहां पहुंचे थे। हॉल के बाहर मीडिया की भीड़ थी। अंदर भविष्य की चर्चा होने वाली थी। आरव पहली बार इतने बड़े सम्मेलन में शामिल हो रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर मेज पर अनुभवी लोग बैठे थे। कई ऐसे चेहरे जिन्होंने दशकों से उद्योग खड़े किए थे। मोहन ने धीरे से कहा, भैया, लगता है हम यहां सबसे छोटे हैं। आरव मुस्कुराया, उम्र से नहीं, सोच से बड़ा बनना पड़ता है। सम्मेलन शुरू हुआ। मंच पर देश के वरिष्ठ उद्योगपति और आर्थिक विशेषज्ञ बैठे थे। पहला विषय था उदारीकरण के बाद भारतीय उद्योग का भविष्य। कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। किसी ने विदेशी प्रतिस्पर्धा पर चिंता जताई, किसी ने नई संभावनाओं की बात की। प्रश्नोत्तर का समय आया। संचालक ने कहा, क्या कोई युवा उद्यमी अपनी राय रखना चाहेगा? कुछ क्षण तक पूरा हॉल शांत रहा। फिर आरव खड़ा हो गया। उसने माइक्रोफोन संभाला। मेरे विचार से उदारीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव बड़े शहरों पर नहीं पड़ेगा। हॉल में हलचल हुई। आरव आगे बोला, सब लोग महानगरों की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की असली ताकत उसके छोटे शहर और गांव हैं। जिस दिन उद्योग वहां तक पहुंचेंगे, भारत की विकास गति बदल जाएगी। एक वरिष्ठ उद्योगपति ने पूछा, और यह कैसे होगा? आरव ने बिना रुके उत्तर दिया, 3 चीजों से, सड़क, भरोसेमंद वितरण और स्थानीय साझेदारी। अगर कोई कंपनी गांव को समझे बिना भारत जीतना चाहती है, तो वह कभी सफल नहीं होगी। पूरा हॉल शांत हो गया। कुछ लोग नोट्स लेने लगे। कुछ लोग पहली बार इस दृष्टिकोण पर विचार कर रहे थे। मंच पर बैठे एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री मुस्कुराए। युवा, तुम्हारा नाम? आरव मेहता। उन्होंने सिर हिलाया। तुम्हारी सोच आने वाले भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सम्मेलन समाप्त होने के बाद कई उद्योगपति स्वयं आरव से मिलने आए। किसी ने विजिटिंग कार्ड दिया, किसी ने अपने कारखाने आने का निमंत्रण दिया, किसी ने भविष्य में साथ काम करने की इच्छा जताई। मोहन ये सब देखकर हैरान था। शाम को देवेंद्र राठी ने आरव को एक शांत कमरे में बुलाया। मेज पर भारत का बड़ा नक्शा फैला हुआ था। उस पर अलग अलग रंगों के निशान बने थे। देवेंद्र ने पूछा, बताओ, अगला कदम क्या होगा? आरव ने कुछ क्षण नक्शे को देखा। फिर उसने अपनी उंगली पश्चिमी भारत पर रखी। गुजरात, फिर दक्षिण की ओर बढ़ी। महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। देवेंद्र मुस्कुराए। क्यों? आरव ने उत्तर दिया, बंदरगाह, उद्योग, तकनीक और आने वाले 10 वर्षों की सबसे तेज विकास दर। देवेंद्र ने धीरे से नक्शा मोड़ा। बहुत कम लोग आज से 10 साल आगे देख पाते हैं। तुम देखते हो। लेकिन उन्होंने एक नई फाइल उसकी ओर बढ़ाई। उस पर लिखा था, गोपनीय। आरव ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, भारत सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार कंपनियों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसे तुरंत समझ आ गया, अगर सही समय पर सही कंपनी चुनी जाए, तो बहुत कम कीमत पर एक बड़ा उद्योग खड़ा किया जा सकता है। उसी समय सम्मेलन के बाहर एक काली कार में बैठा व्यक्ति दूर से आरव को देख रहा था। उसने अपने सहायक से कहा, यही है वह लड़का? जी सर, पिछले कुछ वर्षों से लगातार आगे बढ़ रहा है। वह व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, अब समय आ गया है कि मैं भी इससे मिलूं। कार धीरे धीरे वहां से निकल गई। आरव को अभी नहीं पता था कि उसकी सफलता ने अब सिर्फ साझेदारों का नहीं, बल्कि भारत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अध्याय 53, रहस्यमय निमंत्रण। सम्मेलन के 3 दिन बाद आरव अपने कार्यालय में बैठा नई योजनाओं पर काम कर रहा था। तभी डाकिया एक मोटा सा लिफाफा देकर चला गया। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, व्यक्तिगत एवं गोपनीय। कोई प्रेषक का नाम नहीं, कोई कंपनी नहीं, सिर्फ एक सुनहरी मोहर। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, भैया खोलूं? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, गोपनीय पत्र।
जिसके नाम हो वही खोले। उसने सावधानी से मुहर तोड़ी। अंदर सिर्फ एक पत्र और एक विमान का टिकट था। पत्र में लिखा था, श्री आरव मेहता, आपको बेंगलुरु में आयोजित एक निजी उद्योग बैठक में आमंत्रित किया जाता है। ये बैठक सार्वजनिक नहीं है। यहाँ केवल वे लोग बुलाए गए हैं जो अगले 10 वर्षों के भारत को आकार दे सकते हैं। यदि आप आना चाहें तो संलग्न टिकट का उपयोग करें। एक शुभचिंतक। नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं था। मोहन हैरान रह गया। भैया, बिना नाम के निमंत्रण, आप जाएंगे? आरव ने टिकट हाथ में लिया। कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, जिसने ये भेजा है उसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। अब मुझे उसके बारे में जानना है। 2 दिन बाद आरव पहली बार बेंगलुरु पहुंचा। उस समय ये शहर आज जितना विशाल नहीं था, लेकिन वातावरण अलग था। यहाँ कारखानों से ज्यादा तकनीक और इंजीनियरिंग की चर्चा होती थी। आरव ने शहर को ध्यान से देखा। उसने मन ही मन सोचा, एक दिन ये शहर भारत का तकनीकी हृदय बनेगा। बैठक एक पुराने लेकिन शानदार बंगले में आयोजित थी। सुरक्षा कड़ी थी। अंदर पहुंचते ही आरव ने देखा कि वहां लगभग 20 लोग मौजूद थे। कोई मशीन टूल्स उद्योग से, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से, कोई दवा उद्योग से, कुछ युवा इंजीनियर भी थे। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। एक लगभग 60 वर्ष के सज्जन अंदर आए। साधारण खादी का कुर्ता, सफेद बाल, चेहरे पर गहरी शांति। कमरे में मौजूद सभी लोग सम्मान से खड़े हो गए। आरव भी खड़ा हो गया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बैठ जाइए। आज कोई भाषण नहीं होगा। आज सिर्फ विचारों की बात होगी। उन्होंने अपनी नजर सीधे आरव पर डाली। और मैं सबसे पहले उस युवा से सुनना चाहूंगा जिसने दिल्ली सम्मेलन में गांवों के भारत की बात की थी। आरव ने बिना घबराए कहा, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी आबादी नहीं, उसकी आकांक्षा है। हर छोटा व्यापारी आगे बढ़ना चाहता है। हर किसान बेहतर जीवन चाहता है। अगर उद्योग उन्हें साथ लेकर चले तो विकास सबसे तेज होगा। पूरे कमरे में सन्नाटा था। कुछ क्षण बाद वृद्ध सज्जन मुस्कुराए। बहुत अच्छा। ज्यादातर लोग सिर्फ उद्योग देखते हैं, तुम समाज भी देखते हो। बैठक समाप्त होने के बाद उन्होंने आरव को अकेले बुलाया। तुम्हारा नाम आरव मेहता है? जी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। उन्होंने अपना परिचय दिया। मेरा नाम विक्रमादित्य राव। मैं सक्रिय व्यापार से सेवानिवृत्त हो चुका हूं, लेकिन मैं आज भी नए उद्योगपतियों को देखता रहता हूं। उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली। उसमें भारत का एक पुराना औद्योगिक नक्शा रखा था। उन्होंने उस पर 3 जगह गोल घेरा बनाया, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद। फिर बोले, अगले 10 वर्षों में इन शहरों की दिशा पर नजर रखना। भारत की औद्योगिक कहानी यहीं सबसे तेज लिखी जाएगी। आरव ध्यान से सुन रहा था। विक्रमादित्य राव ने आगे कहा, और एक सलाह, कभी सिर्फ सफल कंपनियां मत खरीदना। सही समय पर मुश्किल में फंसी अच्छी कंपनियां सबसे बड़ा अवसर होती हैं। आरव की आंखों में हल्की चमक आई। ये बात उसकी अपनी सोच से मिलती जुलती थी। जाते समय विक्रमादित्य राव ने उसे एक छोटी सी डायरी दी। इसमें कुछ नहीं लिखा। इसे भरना तुम्हारा काम है। लेकिन याद रखना, व्यापार में सबसे बड़ी संपत्ति न पैसा है, न कारखाना। सबसे बड़ी संपत्ति सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। बेंगलुरु से लौटते समय ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर उसने सिर्फ एक वाक्य लिखा, हर युग अपने नायक खुद चुनता है, लेकिन तैयारी हमें खुद करनी पड़ती है। ट्रेन आगे बढ़ती रही और आरव को यह एहसास होने लगा कि अब उसकी यात्रा सिर्फ एक सफल व्यापारी बनने की नहीं रही। अब उसे भारत के औद्योगिक भविष्य में अपनी जगह बनानी थी। अध्याय 54, गिरती हुई कंपनी। अक्टूबर 1991। आर्य भारत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड का नया मुख्य कार्यालय अब पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित था। दीवार पर पूरे भारत का बड़ा नक्शा लगा था। लाल रंग के पिन उन शहरों को दिखा रहे थे जहां कंपनी काम कर रही थी।
नीले पिन, जहां अगले 2 वर्षों में प्रवेश करने की योजना थी। आरव कुछ देर तक उस नक्शे को देखता रहा। फिर उसने एक पिन उठाया और इंदौर पर लगा दिया। मोहन ने पूछा, भैया इंदौर क्यों? आरव मुस्कुराया, क्योंकि हर बड़ा व्यापार सिर्फ बंदरगाहों से नहीं चलता। कुछ शहर देश के दिल की तरह होते हैं। उसी समय देवेंद्र राठी का फोन आया। आरव, क्या तुम आज शाम दिल्ली आ सकते हो? कोई जरूरी बात है। बहुत जरूरी। ऐसा अवसर जो बार बार नहीं मिलता। शाम तक आरव दिल्ली पहुंच गया। देवेंद्र राठी के कार्यालय में इस बार माहौल पहले से अलग था। मेज पर मोटी मोटी फाइलें रखी थीं। कुछ बैंक अधिकारी भी मौजूद थे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक परिसमापक लिक्विडेटर। देवेंद्र ने बिना समय गंवाए पहली फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। उस पर लिखा था, सूर्योदय मशीन टूल्स लिमिटेड। आरव ने फाइल खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, स्थापना 1978, कर्मचारी 640, उत्पाद कृषि मशीनें और छोटे औद्योगिक उपकरण, स्थिति भारी घाटा। मोहन ने धीरे से पूछा, इतना घाटा? फिर इसमें क्या रखा है? आरव चुपचाप पन्ने पलटता रहा। उसने बैलेंस शीट देखी, उत्पादन क्षमता देखी, जमीन का रिकॉर्ड देखा। फिर अचानक उसकी नजर एक पन्ने पर टिक गई। वह मुस्कुराया। देवेंद्र ने पूछा, क्या मिला? आरव ने फाइल बंद कर दी। ये कंपनी बीमार नहीं है। कमरे में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। बैंक अधिकारी बोले, लेकिन पिछले 3 साल से लगातार नुकसान हो रहा है। आरव ने सिर हिलाया। नुकसान हो रहा है, लेकिन वजह मशीनें नहीं हैं। उसने बोर्ड पर 3 शब्द लिखे, प्रबंधन, ऋण, विपणन। फिर कहा, कारखाना अच्छा है, इंजीनियर अच्छे हैं, उत्पाद भी खराब नहीं, लेकिन गलत फैसलों ने इसे डुबो दिया। बैंक अधिकारी पहली बार ध्यान से सुनने लगे। आरव आगे बोला, अगर यह कंपनी आज बंद हुई तो बैंक को भी पूरा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसे सही प्रबंधन मिला तो 2 साल में लाभ में आ सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। देवेंद्र राठी मुस्कुराए, यही सुनना चाहता था मैं। उन्होंने दूसरी फाइल आगे बढ़ाई। बैंक इसे बेचने की तैयारी कर रहा है, क्या तुम रुचि रखते हो? मोहन लगभग कुर्सी से उठ गया। भैया, 640 कर्मचारी, इतना बड़ा कारखाना, क्या हम इसे खरीद सकते हैं? आरव ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा। फिर बोला, खरीदना आसान है, चलाना मुश्किल। उस रात आरव अकेले होटल में बैठा रहा। उसने फाइल फिर से खोली, हर आंकड़ा दोबारा पढ़ा। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, सफल कंपनी खरीदना पैसे का खेल है, असफल कंपनी को सफल बनाना सोच का खेल है। अगली सुबह वह फिर कारखाने का निरीक्षण करने निकल पड़ा। इस बार सिर्फ कागज नहीं, वह असली हालत अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसे नहीं पता था कि इस कारखाने के भीतर उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो आने वाले 20 वर्षों तक उसकी सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत बनने वाला था। अध्याय 55, कारखाने का असली खजाना। अगली सुबह आरव सूर्योदय मशीन टूल्स लिमिटेड के मुख्य द्वार पर खड़ा था। लोहे का बड़ा गेट, जिस पर कभी चमकता हुआ कंपनी का नाम अब धूल से ढक चुका था। दीवारों का रंग फीका पड़ गया था। आंगन में खड़े कई ट्रक महीनों से नहीं चले थे। दूर कारखाने की चिमनी शांत थी। मोहन ने धीरे से कहा, भैया, ये तो बंद होने वाला कारखाना लगता है। आरव ने बिना नजर हटाए उत्तर दिया, याद रखो, हर शांत कारखाना मरा हुआ नहीं होता। कई बार उसे सिर्फ सही नेतृत्व की जरूरत होती है। अंदर प्रवेश करते ही कुछ कर्मचारी उन्हें संदेह से देखने लगे। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, क्या ये भी कारखाना खरीदने आए हैं? कारखाने के कार्यवाहक प्रबंधक ने उनका स्वागत किया। आरव जी, जो देखना हो खुलकर देखिए, अब छिपाने लायक कुछ बचा नहीं है। आरव मुस्कुराया, मैं मशीनें देखने नहीं आया हूं। प्रबंधक चौंक गए, तो मैं लोगों से मिलने आया हूं। सबसे पहले आरव उत्पादन लाइन पर पहुंचा।
कई मशीनें बंद थीं, कुछ पुरानी थीं, लेकिन जो मशीनें चल रही थीं, वे बहुत सटीक काम कर रही थीं। आरव ने एक ऑपरेटर से पूछा, यह मशीन कितने साल पुरानी है? 12 साल। फिर भी इतनी अच्छी कैसे चल रही है? ऑपरेटर ने गर्व से कहा, क्योंकि हम इसे अपना समझकर संभालते हैं। आरव मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद कारखाने के सबसे पुराने वर्कशॉप में एक लगभग 50 वर्षीय इंजीनियर झुके हुए एक मशीन का गियर ठीक कर रहे थे। उनकी शर्ट पर ग्रीस लगा था। आसपास कोई सहायक नहीं था। वह पूरी तल्लीनता से काम कर रहे थे। प्रबंधक ने धीरे से कहा, ये हैं शंकर अय्यर, हमारे मुख्य डिजाइन इंजीनियर। अगर ये न होते तो कारखाना 2 साल पहले ही बंद हो गया होता। आरव उनके पास गया। नमस्ते। शंकर ने सिर उठाया। नमस्ते। फिर बिना कुछ कहे वापस मशीन ठीक करने लगे। मोहन को उनका व्यवहार थोड़ा रूखा लगा। करीब 10 मिनट बाद मशीन फिर से चलने लगी। शंकर ने गहरी सांस ली। तब उन्होंने आरव की ओर देखा। अब बताए, क्या काम है? आरव मुस्कुराया। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आपको नई मशीनें मिल जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं? शंकर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, नई मशीनें? पहले पुरानी सोच बदलिए, मशीनें अपने आप बदल जाएंगी। ये सुनकर आरव की आंखों में चमक आ गई। दोनों कई घंटों तक बात करते रहे। उत्पादन, डिजाइन, गुणवत्ता, भारतीय मशीन उद्योग का भविष्य। शंकर हर विषय पर गहराई से बोल रहे थे। आखिर में आरव ने पूछा, अगर यह कारखाना बंद हो गया, तो आप क्या करेंगे? शंकर मुस्कुराए, शायद किसी छोटे वर्कशॉप में नौकरी कर लूं, लेकिन इस देश के लिए बेहतर मशीनें बनाने का सपना नहीं छोड़ूंगा। कारखाने से बाहर निकलते समय मोहन ने पूछा, भैया, आप पूरे समय उसी इंजीनियर से बात करते रहे, क्या आपको कारखाना पसंद आया? आरव ने धीरे से कहा, कारखाना बाद में, मुझे उसका सबसे बड़ा खजाना मिल गया। खजाना? मोहन ने आश्चर्य से पूछा। आरव मुस्कुराया, मशीनें खरीदी जा सकती हैं, इमारतें बनाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसे लोग जो सपनों के लिए काम करते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उसी शाम दिल्ली लौटकर आरव ने देवेंद्र राठी से कहा, मैं कारखाना खरीदने को तैयार हूं। देवेंद्र ने पूछा, मशीनें देखकर फैसला किया? आरव ने सिर हिलाया, नहीं, एक इंसान को देखकर। देवेंद्र कुछ क्षण चुप रहे, फिर मुस्कुराए, यही कारण है कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। उधर कारखाने के पुराने मालिक को भी यह खबर मिल चुकी थी। उन्होंने अपने वकील से कहा, अगर यह युवा सच में कंपनी खरीदता है, तो उससे कहना, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूं। वकील ने पूछा, क्यों? वृद्ध मालिक ने खिड़की से बंद पड़े कारखाने की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, क्योंकि शायद उसे वही दिखाई दिया है जो मैं वर्षों पहले देखता था। और इसी के साथ आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा औद्योगिक निर्णय अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। अध्याय 56, विश्वास की कीमत। दिल्ली। 3 दिन बाद सूर्योदय मशीन टूल्स लिमिटेड के भविष्य का फैसला होने वाला था। सम्मेलन कक्ष में बैंक अधिकारी, कंपनी के पुराने मालिक, कानूनी सलाहकार और आरव की टीम मौजूद थी। मेज पर रखी फाइलों का ढेर बता रहा था कि यह सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह सैकड़ों परिवारों के भविष्य का निर्णय था। बैठक शुरू होते ही मुख्य बैंक अधिकारी बोले, श्री आरव, बैंक इस कंपनी को जल्द से जल्द बेचना चाहता है। अगर आपकी बोली सबसे अच्छी हुई तो प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। आरव ने शांत स्वर में पूछा, सबसे अच्छी बोली मतलब सबसे ज्यादा कीमत? बैंक अधिकारी मुस्कुराए, स्वाभाविक है। आरव ने धीरे से फाइल बंद कर दी। अगर सिर्फ कीमत ही सब कुछ होती तो कई बड़ी कंपनियां कभी बंद नहीं होती। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। तभी एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुए। सफेद बाल, हल्की झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में अब भी तेज था।
देवेंद्र राठी खड़े हो गए। ये हैं विश्वनाथ चौधरी, सूर्योदय मशीन टूल्स के संस्थापक। विश्वनाथ जी ने बैठते ही कहा, मैं एक ही सवाल पूछूंगा। उन्होंने सीधे आरव की ओर देखा। अगर यह कंपनी तुम्हें मिल गई तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? सबको लगा आरव कहेगा, नई मशीनें, नई पूंजी, नया प्रबंधन। लेकिन उसने जो उत्तर दिया, उसने पूरे कमरे को चुप कर दिया। आरव बोला, मैं पहले कर्मचारियों से मिलूंगा। विश्वनाथ जी ने पूछा, मशीनें नहीं बदलोगे? नहीं। कर्ज नहीं चुकाओगे? वह भी होगा। लेकिन सबसे पहले मैं लोगों का विश्वास वापस लाऊंगा। विश्वनाथ जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, 20 साल पहले मैंने भी यही किया था। बैंक अधिकारी थोड़े अधीर हो गए। हमें भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से निर्णय लेना है। आरव ने उनकी ओर देखा। तो आंकड़ों की बात करते हैं। उसने एक चार्ट सामने रखा। अगर आज कंपनी बंद होती है तो बैंक को कुल बकाया का लगभग 55% ही वापस मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी अगले 3 साल चलती रही तो आपका पूरा ऋण लौट सकता है। बैंक अधिकारी ध्यान से सुनने लगे। आरव ने आगे कहा, मैं एक प्रस्ताव देता हूं। मैं पूरी कंपनी आज नहीं खरीदूंगा। सब चौंक गए। क्या मतलब? पहले मैं प्रबंधन संभालूंगा। अगर 1 साल में कंपनी लाभ में नहीं आई तो मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन अगर कंपनी सुधर गई तो तय मूल्य पर अधिग्रहण पूरा करूंगा। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा प्रस्ताव किसी ने पहले नहीं सुना था। देवेंद्र राठी हल्के से मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया, आरव सिर्फ पैसा बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, वह जोखिम को बांटना सीख चुका था। विश्वनाथ चौधरी ने धीरे धीरे खड़े होकर कहा, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बैंक अधिकारी बोले, लेकिन क्यों? विश्वनाथ जी ने उत्तर दिया, क्योंकि ये लड़का कंपनी खरीदना नहीं चाहता, यह इसे बचाना चाहता है। लगभग 4 घंटे तक चर्चा चलती रही। शर्तें बदलीं, कागज सुधारे गए। आखिरकार सभी पक्ष एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंच गए। अगले 12 महीनों तक आरव कंपनी का संचालन संभालेगा और उसके प्रदर्शन के आधार पर अधिग्रहण पूरा होगा। बैठक समाप्त होने के बाद विश्वनाथ जी ने आरव को अलग बुलाया। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। वह चाबी कारखाने के पहले मुख्य कार्यालय की थी। उन्होंने वह चाबी आरव की हथेली पर रख दी। ये लो, आज से इस कारखाने की उम्मीद तुम्हारे हाथ में है। आरव ने दोनों हाथों से चाबी स्वीकार की। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ जिम्मेदारियां कागजों से नहीं, विश्वास से मिलती हैं। उसी समय कारखाने के बाहर सैकड़ों कर्मचारी खड़े थे। उन्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए था, क्या हमारा कारखाना बचेगा? आरव धीरे धीरे बाहर आया। सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। उसने भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराकर केवल एक वाक्य कहा, कल सुबह 8 बजे सायरन फिर बजेगा। एक पल की खामोशी के बाद पूरा परिसर तालियों से गूंज उठा। कई कर्मचारियों की आंखों में आंसू थे। कई महीनों बाद उन्हें पहली बार उम्मीद दिखाई दी। लेकिन आरव जानता था, सायरन बजाना आसान था, कारखाने को फिर से दोहराना उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। अध्याय 57, पहला दिन। अगली सुबह ठीक 8 बजे सूर्योदय मशीन टूल्स लिमिटेड का पुराना सायरन कई महीनों बाद फिर गूंजा। उसकी आवाज पूरे औद्योगिक क्षेत्र में फैल गई। आसपास के कारखानों के लोग भी ठिठक गए। क्या सूर्योदय फिर से शुरू हो गया? ये खबर कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में फैल गई। मुख्य द्वार के बाहर 600 से अधिक कर्मचारी खड़े थे। कई महीनों से उनके चेहरों पर ऐसी उम्मीद नहीं दिखी थी। कुछ पुराने कर्मचारी अपने बच्चों को भी साथ लाए थे। वे उन्हें दिखाना चाहते थे, यही वह कारखाना है जिसने हमारे घर को चलाया था। आरव मुख्य द्वार पर पहुंचा। आज उसने कोई महंगा सूट नहीं पहना था। वही हल्की नीली शर्ट, गहरे भूरे रंग की पैंट, साधारण जूते।
उसे देखकर कई कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे। यही नया मालिक है। इतनी कम उम्र। आरव मंच पर नहीं चढ़ा। उसने माइक्रोफोन भी नहीं लिया। वह कर्मचारियों के बीच जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, आज मैं भाषण देने नहीं आया हूं। आज मैं काम देखने आया हूं। उसने जेब से एक छोटी नोटबुक निकाली। आज पूरे दिन मैं सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा। पहला, आपका सबसे बड़ा काम क्या है? दूसरा, सबसे बड़ी समस्या क्या है? और तीसरा, अगर यह कारखाना आपका होता तो सबसे पहले क्या बदलते? पूरा परिसर शांत हो गया। ऐसे सवाल किसी मालिक ने पहले कभी नहीं पूछे थे। आरव सबसे पहले मशीन ऑपरेटरों के पास गया। एक बुजुर्ग कर्मचारी ने कहा, सर, हमारे पास काम करने की इच्छा है, लेकिन स्पेयर पार्ट समय पर नहीं मिलते। आरव ने तुरंत नोट कर लिया। फिर वह पैकिंग विभाग पहुंचा। एक महिला कर्मचारी बोली, हर सप्ताह अलग अलग आदेश आते हैं। कोई तय योजना नहीं होती, इसलिए आधा समय इंतजार में निकल जाता है। आरव ने यह भी लिख लिया। दोपहर तक उसकी नोटबुक लगभग भर चुकी थी, लेकिन उसने एक भी आदेश जारी नहीं किया। मोहन हैरान था। भैया, आप कुछ बदल क्यों नहीं रहे? आरव मुस्कुराया। डॉक्टर रोगी को देखे बिना दवा नहीं देता। दोपहर के बाद वह फिर शंकर अय्यर के पास पहुंचा। शंकर एक पुराने डिजाइन पर काम कर रहे थे। आरव ने पूछा, अगर आपको पूरी आजादी मिले तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? शंकर ने बिना सोचे उत्तर दिया, छोटे किसानों के लिए सस्ती बहुउपयोगी मशीन, जो एक ही इंजन से कई काम कर सके। आरव कुछ क्षण चुप रहा। उसे याद था, आने वाले वर्षों में ऐसे उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ने वाली थी। शाम 5 बजे सभी विभागों के प्रमुखों की बैठक हुई। सबको लगा, अब नए नियम घोषित होंगे। लेकिन आरव ने केवल एक कागज बोर्ड पर चिपकाया। उस पर लिखा था, अगले 30 दिनों के नियम। 1. किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं होगी। 2. गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। 3. हर सुझाव सुना जाएगा। 4. हर सप्ताह खुली बैठक होगी। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। शंकर अय्यर धीरे से बोले, अगर कंपनी घाटे में रही तो? आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पहले व्यवस्था सुधरेगी, फिर लाभ आएगा। अगर हम सिर्फ लाभ के पीछे भागेंगे तो दोनों खो देंगे। बैठक समाप्त होने के बाद विश्वनाथ चौधरी चुपचाप ये सब देख रहे थे। उन्होंने देवेंद्र राठी से कहा, आज मैंने 20 साल पहले वाला सूर्योदय फिर देखा। उधर अग्रवाल ट्रेडिंग के कार्यालय में धर्मपाल ने समाचार पढ़ा, सेठ जी। आरव ने किसी को निकाला नहीं, सब कर्मचारियों को रख लिया। गोविंद प्रसाद मुस्कुराए। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग उसके लिए काम नहीं करेंगे, उसके साथ काम करेंगे। उस रात आरव अकेला कारखाने के मुख्य द्वार पर खड़ा था। सूरज डूब चुका था, लेकिन कारखाने की कुछ खिड़कियों में अब भी रोशनी जल रही थी। कुछ इंजीनियर स्वेच्छा से देर तक रुके थे। कोई अतिरिक्त वेतन नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ एक नई उम्मीद। आरव ने अपनी डायरी में लिखा, कारखाने मशीनों से नहीं चलते, कारखाने लोगों के विश्वास से चलते हैं। डायरी बंद करते ही उसे कार्यालय से एक संदेश मिला, सर, हमें एक बड़ी सरकारी निविदा टेंडर की सूचना मिली है। आरव कुछ क्षण उस संदेश को देखता रहा, फिर मुस्कुराया। उसे एहसास हो गया कि कारखाने की पहली असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अध्याय 58, पहली बड़ी परीक्षा। अक्टूबर 1991, सुबह के 9 बजे। आरव जैसे ही अपने कार्यालय पहुंचा, विजय तेजी से अंदर आया। उसके हाथ में एक सरकारी फाइल थी। भैया, ये वही टेंडर है जिसकी खबर कल रात मिली थी। आरव ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, भारत सरकार कृषि विकास विभाग, लघु किसानों के लिए बहुउद्देशीय कृषि उपकरणों की खरीद। कुल मात्रा 10,000 मशीनें। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मोहन ने उत्साहित होकर कहा, भैया,
अगर यह ऑर्डर मिल गया तो हमारा कारखाना 1 साल तक लगातार चलेगा। लेकिन आरव शांत था। उसने पूरा दस्तावेज ध्यान से पढ़ा, फिर धीरे से बोला, इतना आसान नहीं है। विजय ने पूछा, क्यों? आरव ने एक पन्ने की ओर इशारा किया। देखो, यहां लिखा है कि समय पर आपूर्ति न होने पर भारी जुर्माना लगेगा, और गुणवत्ता में कमी हुई तो कंपनी को भविष्य के सभी सरकारी टेंडरों से बाहर किया जा सकता है। कमरे का माहौल गंभीर हो गया। उसी समय शंकर अय्यर भी बैठक में आ गए। उन्होंने टेंडर पढ़ा, फिर मुस्कुराए। अगर हमें 30 दिन मिले तो मैं इस मशीन का बेहतर डिजाइन तैयार कर सकता हूं। मोहन तुरंत बोला, लेकिन टेंडर की अंतिम तारीख तो केवल 20 दिन बाद है। आरव कुर्सी से उठा। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने पिछले जीवन की धुंधली यादें आने लगी। उसे याद था 1990 के दशक में कई कंपनियां बिना तैयारी के बड़े सरकारी ऑर्डर लेकर खुद ही बर्बाद हो गई थीं। उसने गहरी सांस ली, फिर मुड़ा। हम ये टेंडर भरेंगे। सबके चेहरे खिल उठे। लेकिन उसने आगे कहा, सिर्फ तभी जब हम वादा पूरा कर सकें। उसने बोर्ड पर लिखा, योजना। पहला, पुराने डिजाइन में सुधार। दूसरा, उत्पादन क्षमता की वास्तविक जांच। तीसरा, आपूर्ति श्रृंखला की तैयारी। चौथा, किसी भी हालत में झूठा वादा नहीं। शंकर ने कहा, अगर मुझे 5 अच्छे इंजीनियर मिल जाएं, तो मैं 15 दिन में नया प्रोटोटाइप बना सकता हूं। आरव मुस्कुराया, आज से वह टीम तुम्हारी। उधर दिल्ली में एक बड़ी औद्योगिक कंपनी भी उसी टेंडर की तैयारी कर रही थी। उसका नाम था भारत इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। देश भर में उसकी कई फैक्ट्रियां थीं। उसके अध्यक्ष रघुवीर मल्होत्रा फाइल देखते हुए बोले, सुना है एक नई कंपनी भी यह टेंडर भर रही है। सहायक ने उत्तर दिया, जी सर, आर्य भारत एग्रो। रघुवीर हल्का सा हंसे। नए लोग सरकारी टेंडर को आसान समझ लेते हैं। 2 दिन बाद आरव स्वयं कारखाने की उत्पादन लाइन पर खड़ा था। वह हर विभाग में जा रहा था, हर मशीन की क्षमता लिख रहा था, हर कर्मचारी से बात कर रहा था। उसे आंकड़ों से ज्यादा जमीन की सच्चाई पर भरोसा था। शाम को शंकर अय्यर एक लकड़ी का छोटा मॉडल लेकर आए। आरव, यह नया डिजाइन है। इसमें कम पुर्जे लगेंगे, मरम्मत आसान होगी और लागत भी कम होगी। आरव ने मॉडल हाथ में लिया, कुछ मिनट तक ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराया, यही हमारी पहचान बनेगी। उसी रात कारखाने के बाहर एक अजनबी व्यक्ति दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने नोटबुक में लिखा, नई प्रबंधन टीम तेजी से बदलाव कर रही है। फिर उसने एक नंबर मिलाया, सर, लगता है हमें इस कंपनी पर नजर रखनी होगी। फोन के दूसरी ओर से केवल एक जवाब आया, तारांकन तारांकन, जरूरत पड़े तो उन्हें जीतने मत देना। तारांकन तारांकन। आरव को अभी नहीं पता था कि यह टेंडर सिर्फ एक व्यापारिक अवसर नहीं था। यह उसके खिलाफ शुरू होने वाली पहली बड़ी साजिश की शुरुआत भी थी। अध्याय 59, अदृश्य दुश्मन। अक्टूबर 1991। सरकारी टेंडर जमा करने में अब केवल 12 दिन बचे थे। सूर्योदय मशीन टूल्स में दिन रात काम चल रहा था। इंजीनियर नए डिजाइन पर काम कर रहे थे। उत्पादन टीम मशीनों की जांच कर रही थी। हर विभाग में एक नई ऊर्जा थी। लेकिन आरव जानता था, जब कोई तेजी से आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं। सुबह विजय घबराया हुआ कार्यालय में आया। भैया, एक समस्या हो गई है। क्या हुआ? हमारे मुख्य स्टील सप्लायर ने माल भेजने से मना कर दिया है। मोहन चौंक गया। क्यों? विजय ने फाइल आगे बढ़ाई। उनका कहना है कि अचानक पूरा स्टॉक किसी और ने खरीद लिया। आरव कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसने पूछा, पिछले 5 साल में ऐसा कभी हुआ? नहीं। तो यह संयोग नहीं है? उसी समय आरव कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसने पूछा, पिछले 5 साल में ऐसा कभी हुआ? नहीं। तो यह संयोग नहीं है? उसी समय
शंकर अय्यर अंदर आए। अगर अगले 4 दिन में स्टील नहीं मिला तो प्रोटोटाइप समय पर तैयार नहीं होगा। कमरे में तनाव बढ़ गया। मोहन गुस्से में बोला, किसी ने जानबूझकर किया है। आरव ने सिर हिलाया। हो सकता है, लेकिन भावनाओं से नहीं, समाधान से जीतेंगे। उसने तुरंत भारत का नक्शा मंगवाया। फिर विजय से कहा, सिर्फ एक सप्लायर पर निर्भर रहना हमारी गलती थी। उसने 3 शहरों पर निशान लगाए, भिलाई, जमशेदपुर, रूरकेला। आज से हर जगह संपर्क करो। देवेंद्र राठी का फोन आया। आरव, मुझे भी इस बारे में खबर मिली है। सावधान रहना। कुछ बड़ी कंपनियां नहीं चाहती कि तुम ये टेंडर जीतो। आरव मुस्कुराया। तो इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। उधर दिल्ली के एक आलीशान कार्यालय में रघुवीर मल्होत्रा अपने 2 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठे थे। स्टील रुक गया। जी सर। अच्छा, अब उनके पास समय नहीं बचेगा। उन्होंने मेज पर उंगलियां थपथपाईं। लेकिन कोई सबूत नहीं होना चाहिए। 2 दिन बाद, जब सब लोग चिंता में थे, कारखाने के मुख्य द्वार पर 3 बड़े ट्रक आकर रुके। मोहन दौड़कर बाहर गया। ट्रकों पर लिखा था, टाटा स्टील। साथ में एक पत्र था, देवेंद्र जी के अनुरोध पर आपकी तत्काल आवश्यकता के अनुसार सामग्री भेजी जा रही है। आशा है आपका नया उद्योग सफल होगा। मोहन खुशी से चिल्लाया, भैया, स्टील आ गया। पूरा कारखाना तालियों से गूंज उठा। शंकर अय्यर ने तुरंत काम शुरू कर दिया। 3 दिन तक लगातार 24 घंटे की शिफ्ट चली। किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने अतिरिक्त भुगतान की मांग नहीं की। हर किसी के मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, ये कारखाना फिर से खड़ा करना है। 7वें दिन पहला प्रोटोटाइप तैयार हुआ। छोटी, मजबूत और बहुउद्देशीय कृषि मशीन। शंकर ने इंजन चालू किया। मशीन बिना किसी रुकावट के चलने लगी। फिर उसने खेत की मिट्टी में परीक्षण किया, हल चलाया, बीज बोने का यंत्र लगाया, छोटा पंप भी चलाया। एक ही इंजन, 3 अलग अलग काम। मोहन की आंखें चमक उठी। भैया, ये तो कमाल है। आरव मशीन के पास गया। उसने मिट्टी अपने हाथ में उठाई। फिर मुस्कुराकर कहा, यह मशीन सिर्फ एक उत्पाद नहीं है, यह लाखों छोटे किसानों का समय बचाएगी। उसी शाम टेंडर जमा करने से पहले आरव ने पूरी टीम को बुलाया। याद रखो, अगर हम जीत गए तो विनम्र रहेंगे, अगर हार गए तो सीखेंगे, लेकिन ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करेंगे। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। उधर रघुवीर मल्होत्रा के कार्यालय में एक फोन बजा। सर, बुरी खबर है, उनका प्रोटोटाइप तैयार हो गया। कुछ क्षण के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। रघुवीर ने धीरे से पूछा, क्या वह वाकई इतना अच्छा है? दूसरी ओर से जवाब आया, सर, अगर परीक्षण सफल रहा तो ये टेंडर हमारे लिए आसान नहीं रहेगा। रघुवीर ने फोन रख दिया। फिर खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तो अब अगला कदम उठाना पड़ेगा। उन्हें अभी भी विश्वास था कि आरव को रोका जा सकता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आरव की सबसे बड़ी ताकत उसकी मशीनें नहीं, उसकी टीम थी। अध्याय 60 परीक्षा का दिन। अक्टूबर 1991। आज वही दिन था जिसका इंतजार पिछले 1 महीने से पूरा कारखाना कर रहा था। सरकारी परीक्षण। यही तय होना था कि सूर्योदय मशीन टूल्स सरकारी टेंडर की अंतिम दौड़ में पहुंचेगी या नहीं। सुबह 5 बजे पूरा कारखाना जाग चुका था। शंकर अय्यर आखिरी बार मशीन की जांच कर रहे थे। मोहन बार बार सभी दस्तावेज देख रहा था। विजय परिवहन की व्यवस्था संभाल रहा था। आरव शांत बैठा चाय पी रहा था। मोहन ने पूछा, भैया, आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही? आरव मुस्कुराया, घबराहट परीक्षा से पहले होती है। हमने तो पिछले 30 दिन हर दिन परीक्षा दी है। सुबह 8 बजे मशीन सरकारी कृषि परीक्षण केंद्र पहुंची। वहां पहले से कई बड़ी कंपनियों की मशीनें खड़ी थीं। चमचमाती पेंट, महंगी पैकिंग,
बड़े बड़े बैनर, सूर्योदय की मशीन सबसे साधारण दिख रही थी। एक अधिकारी ने सूची देखी। आर्य भारत एग्रो, सूर्योदय मशीन टूल्स, नई प्रतिभागी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं आप क्या कर पाते हैं। पहला परीक्षण शुरू हुआ। मुलायम मिट्टी, सभी मशीनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरा परीक्षण, गीली मिट्टी, कुछ मशीनों की गति कम हो गई। सूर्योदय की मशीन स्थिर रही। तीसरा परीक्षण सबसे कठिन था, पत्थरों वाली कठोर जमीन। पहली कंपनी की मशीन बीच में बंद हो गई। दूसरी मशीन का गियर टूट गया। तीसरी मशीन का इंजन गर्म हो गया। अब सबकी नजर आरव की मशीन पर थी। शंकर अय्यर ने इंजन चालू किया। मशीन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने पत्थरों के बीच भी बिना रुके काम किया। इंजन की आवाज स्थिर थी, कोई कंपन नहीं, कोई धुआं नहीं। परीक्षण समाप्त हुआ। पूरा मैदान कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। मुख्य परीक्षक मशीन के पास आए। उन्होंने झुककर नीचे का ढांचा देखा, फिर पूछा, यह डिजाइन किसने बनाया? शंकर आगे बढ़े, मैंने। परीक्षक मुस्कुराए, सरल, मजबूत और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। रघुवीर मल्होत्रा दूर खड़े सब देख रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने अपने सहायक से कहा, यह उम्मीद से बेहतर है। लेकिन जैसे ही अंतिम परीक्षण शुरू होने वाला था, अचानक सूर्योदय मशीन का इंजन बंद हो गया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। मोहन घबरा गया। भैया, क्या हुआ? शंकर ने तुरंत इंजन खोला। कुछ सेकंड बाद उनके चेहरे का रंग बदल गया। यह संभव नहीं, उन्होंने धीरे से कहा। आरव ने पूछा, क्या बात है? शंकर ने टूटा हुआ एक छोटा सा पुर्जा दिखाया। ये पार्ट कल रात बिल्कुल ठीक था। यह अपने आप नहीं टूट सकता। आरव ने पुर्जा हाथ में लिया, ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर पास खड़े एक अजनबी व्यक्ति पर गई, जो जल्दी जल्दी वहां से निकल रहा था। आरव कुछ समझ गया, लेकिन उसने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। वह शांत स्वर में बोला, शंकर जी, क्या हमारे पास अतिरिक्त पार्ट है? शंकर मुस्कुराए, मैं हमेशा 2 बनाता हूं। उन्होंने अपने बैग से नया पार्ट निकाला। सिर्फ 5 मिनट में मशीन फिर तैयार हो गई। मुख्य परीक्षक ने आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी? शंकर बोले, अच्छा इंजीनियर हमेशा तैयारी करके चलता है। अंतिम परीक्षण फिर शुरू हुआ। इस बार मशीन ने लगातार 4 घंटे बिना रुके काम किया। परीक्षण समाप्त होते ही मुख्य अधिकारी ने घोषणा की, तकनीकी मूल्यांकन पूरा हुआ। अंतिम परिणाम वित्तीय बोली के बाद घोषित किए जाएंगे। वापसी के रास्ते में मोहन गुस्से से बोला, भैया, किसी ने मशीन के साथ छेड़छाड़ की थी। हमें शिकायत करनी चाहिए। आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अभी नहीं। जिसने ये किया है वह फिर गलती करेगा, और इस बार हमारे पास सबूत होगा। उधर दिल्ली में रघुवीर मल्होत्रा को रिपोर्ट मिली। सर, वे परीक्षण पास कर गए। रघुवीर ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, तो अब खेल सिर्फ टेंडर का नहीं रहा, अब ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। उन्होंने मेज पर रखी अगली फाइल उठाई। उस पर लिखा था, आर्य भारत एग्रो गोपनीय जानकारी। रघुवीर की आंखों में एक नई योजना आकार लेने लगी। उन्हें लगा, अगर आरव को हराना है तो मशीन से नहीं, उसके साम्राज्य की नींव पर हमला करना होगा। और आरव अब पहली बार एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करने वाला था जो सिर्फ बाजार में नहीं, परछाइयों में भी लड़ना जानता था।